मॉर्निंग स्टूडेंट्स, +2 ज्योग्राफी। आज हम अपना नेक्स्ट लेसन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। बुक नंबर फर्स्ट मानव भूगोल के सिद्धांत का ये लेसन नंबर 9 है। इससे पहले मैंने लेसन नंबर 7 किया था, तृतीय और चतुर्थ क्रियाएं। नई CBSE गाइडलाइन के अनुसार इसका 8th लेसन जो था परिवहन, संचार तथा व्यापार, आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। अब आज हम करेंगे लेसन नंबर 9 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। पीछे जो हमने लेसन नंबर 7 किया उसमें आप लोगों ने पढ़ा था, तृतीय क्रियाकलाप में व्यापार के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। तो व्यापार जो बेटा ये 2 सत्रों पे होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय और दूसरा राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान जो राष्ट्र की सीमाओं से बाहर किया जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, और जो राष्ट्र की सीमाओं के अंदर ही किया जाता है वो राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्राचीन काल से ही प्रारंभ है, लेकिन उस समय में इतना ज़्यादा नहीं था। मुख्यतः वहाँ जो भी छोटे छोटे राज्य थे वो ज़्यादा कार्य उनके राष्ट्रीय या उनके आंतरिक बाजारों तक ही सीमित था, क्योंकि उस समय परिवहन के साधन कम थे और जोखिम भरे थे। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कम था। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो पहले होता था वो आप देखोगे तो जैसे रेशम का रास्ता, इसके नाम से जो चीन को और रोमन साम्राज्य को जोड़ने वाला रास्ता था, जो भारत पर्शिया होकर के था, इस रास्ते से रोम के जो धनाढ्य लोग थे वो चीन के कीमती चीजों को खरीदते थे। उसके बाद वहां से जो शिल्प की वस्तुएं आती थी, शिल्पकार से द्वारा तैयार की हुई उन वस्तुओं को खरीदते थे। इनके साथ जैसे जो देश पड़ते थे यहां से भी वो सामान लेके जाते थे और यहां आते वक्त सामान देके जाते थे अपना। तो इस प्रकार ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उस समय भी चल रहा था। अब 15वीं शताब्दी में जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्योंकि यहां पर यूरोप का उपनिवेशवाद शुरू हो गया 15वीं शताब्दी में, जिसने नए नए देशों को खोजा। उदाहरण के तौर पर जैसे उपनिवेशवाद के बाद ही युद्धपोतों का निर्माण हुआ, जिससे युद्धपोतों ने के सहारे समुद्र के रास्ते अमेरिका जैसे देशों की खोज हुई। तो इन्होंने पुर्तगालियों, डचों, स्पेनिश लोगों ने और अंग्रेजों ने अफ्रीका, भारत, यहाँ के मूल निवासियों को जबरदस्ती अमेरिका के बागान में काम करने के लिए ले जाना शुरू कर दिया, और इसको एक नए व्यापार के तौर पर देखा जाने लगा, जिसे हम कहते हैं दास व्यापार। 1792 में तक यहां तक ये दास व्यापार एक मुनाफे का सौदा चल रहा था, एक बहुत ही मुख्य व्यापारिक प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन 1792 में डेनमार्क और 1807 में ग्रेट ब्रिटेन और 1808 में ही संयुक्त राज्य अमेरिका में जब तक दास व्यापार को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर दिया गया, ये व्यापार एक लाभदायक व्यापार के तौर पर चलता रहा। औद्योगिक क्रांति के पश्चात कच्चे माल जैसे अनाज, मांस, उनकी मांग भी बढ़ी, लेकिन विनिर्माण वस्तुओं की तुलना में इनका मौद्रिक मूल्य, कहने का तात्पर्य है कि इनके मांग तो बढ़ी लेकिन जो चीजें कारखानों में तैयार होकर आ रही थी उनकी तुलना में इनकी कीमत कम हो गई।
औद्योगिक राष्ट्रों ने कच्चे माल के रूप में प्राथमिक उत्पादों का आयात किया और मूल्यपूर्वक वस्तुएं तैयार करके उनका फिर अन्य औद्योगिकृत राष्ट्रों की तरफ निर्यात किया। जहां उद्योग नहीं थे उन राष्ट्रों की तरफ निर्यात किया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले प्रदेश अधिक महत्वपूर्ण नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उनकी जो वस्तुएं थी उनकी कीमत तैयार विनिर्माण उद्योग से तैयार वस्तु की तुलना में, जैसे प्राथमिक वस्तु के उत्पादन करने वाले प्रदेश अधिक महत्वपूर्ण नहीं रहे। औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे के मुख्य ग्राहक बन गए। औद्योगिक राष्ट्र जहां उद्योग थे वो अपने द्वारा तैयार किए गए वस्तु एक दूसरे के यहां भेज रहे थे, तो वो तो मुख्य सहयोगी या कहिए कि व्यापारिक संबंधी बन हुए। प्रथम विश्व युद्ध व द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहली बार राष्ट्रों ने व्यापार और संख्यात्मक प्रतिबंध लगाए। विश्व युद्ध के बाद के समय के दौरान व्यापार व शुल्क हेतु सामान्य समझौता गेट जैसी संस्थाओं ने, जो कि बाद में विश्व व्यापार संगठन WTO बना, शुल्क को घटाने में सहायता की। यहाँ शुल्क से कहने का मतलब ये था कि विश्व युद्ध के दौरान लोग सभी राष्ट्रों ने अपने यहाँ आने वाले सामान पे शुल्क बढ़ा दिया, या औद्योगिक क्रांति की वजह से जब दूसरा देश भी उसी चीज़ का उत्पादन करके सस्ते दाम पे दूसरे व्यापारिक देश में भेजने लगा अपनी वस्तुएं, तो दोनों की कीमतों के डिफरेंस को देखते हुए जो आयात करने वाले देश थे उन्होंने निर्यात की वस्तुओं के ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन था ये अस्तित्व में आया, जिसने इन शुल्कों को घटाने में बहुत अधिक मदद की। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अस्तित्व में क्यों है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अस्तित्व में होने के काफी रीजन है भाई। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि यह विश्व की आर्थिक व्यवस्था को लाभान्वित करता है। विभिन्न राष्ट्रों में वस्तुओं के उत्पादन या सेवाओं की उपलब्धता में, श्रम विभाजन में तथा विशेषीकरण के प्रयोग में लाने में सहयोग करता है। हर प्रकार के विशिष्टीकरण व्यापार को जन्म दे सकता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं और सेवाओं के तुलनात्मक लाभ परिपूरकता व हस्तांतरीकरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। आधुनिक समय में व्यापार विश्व के आर्थिक संगठन का आधार है और यह राष्ट्रों के विदेश नीति से संबंधित है। सुविकसित परिवहन तथा संचार प्रणाली से युक्त कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भागीदारी से मिलने वाले लाभ को छोड़ने को इच्छुक नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहां हर एक देश प्रत्येक वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहा है, उसको कोई वस्तु कहीं से खरीदनी पड़ रही है। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में। दूसरी चीज, काफी देश ऐसे हैं जहां औद्योगिक विकास नहीं हुआ, तो उन लोगों के पास प्राथमिक वस्तुएं हैं। उन प्राथमिक वस्तुओं के विकास के लिए भी उनके पास पैसा नहीं है, तो वो विकसित देश वहां पर पूंजी निवेश करते हैं ताकि उनके यहाँ प्राथमिक वस्तु का विकास हो सके और उनको, जो औद्योगिक राष्ट्र हैं, उनको कच्चे माल की प्राप्ति हो सके। दूसरी चीज, जो कच्चा माल से नई चीजें तैयार कर रहे हैं, फिर वो अपने लिए बाजार ढूंढते हैं। लाभ उनको कमाना है, व्यापार का मुख्य मकसद ही लाभ कमाना होता है, तो वो अपने लिए बाजार ढूंढते हैं, अपने द्वारा उत्पादित की चीजों के लिए बाजार ढूंढते हैं। तो इन्हीं दोनों चीजों को आधार बना करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अस्तित्व बना हुआ है। साथ में ये देशों के विकास और उनकी आर्थिक लाभ के लिए भी उत्तरदायी रहता है। उसके साथ साथ हमने एक शब्द पढ़ा था, विशिष्टीकरण या विशेषीकरण। कुछ चीजें विशेष तौर पर चिन्हित हो जाती है कि ये बहुत अच्छी है भाई, तो इस प्रकार की चीजों के लिए से भी आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
अस्तित्व में है। अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार क्या क्या हैं? राष्ट्रीय संसाधन, आधार का मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्यों चल रहा है, इसके चलने का रीजन क्या है, ये किसके ऊपर चल रहा है। अब इसमें सबसे बड़ी चीज है संसाधनों में विभिन्नता। भौतिक संरचना जैसे कि भूविज्ञान, उच्चावास, मृदा व जलवायु की भिन्नता के कारण विश्व के राष्ट्रीय संसाधन असमान रूप से वितरित हैं। हर एक देश के अंदर अनेक प्रकार के अलग प्रकार के संसाधन हैं। किसी के पास खनिज पदार्थ हैं, जैसे दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप जो है या अफ्रीकी महाद्वीप जो है वो विभिन्न प्रकार के खनिजों से भरा हुआ है, तो सभी विकसित देश वहां से खनिज निकालना चाहते हैं और उनका इस्तेमाल करके नई चीजों का निर्माण करना चाहते हैं, अपने औद्योगिक विकास को बढ़ाना चाहते हैं। तो इसमें है भौगोलिक संरचना, खनिज संसाधन आधार को निर्धारित करती है और धरातलीय विभिन्नताएं फसलों एवं पशुओं की विविधता सुनिश्चित करती है। निम्न भूमि में कृषि संभाव्यता अधिक होती है, पर्वत में पर्यटन को आकर्षित करते हैं और पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। जहां पर समतल भूमि है, मैदानी क्षेत्र अधिक है, वो कृषि प्राथमिक उत्पादनों में, साथ साथ उद्योगीकरण के लिए जो उद्योगों की स्थापना करने हैं उनके लिए भी उचित स्थान होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए ये एक आधार बन जाता है। बहुत से देश ऐसे हैं जिनके पास प्राथमिक वस्तुओं की कमी है, वहां की जो जलवायु है या वहां की जो भूगोलिक स्थिति है उसके आधार पर वहां कुछ चीजों का एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, उत्तरी गोलार्ध के जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं वहां पर अनाज की उपलब्धता कम होती है, तो वो किसके ऊपर निर्भर रहेंगे, इधर वहां खनिज मिल जाते हैं तो वो खनिज निकाल करके दूसरों को बेचते हैं। इन्हीं चीजों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आधारित है। जलवायु, खनिज उत्पादन, ये सारी चीजें व्यापार का आधार है। उसके बाद है जनसंख्या कारक। विभिन्न देशों में जनसंख्या के आकार, वितरण तथा उनकी विविधता व्यापार की कई वस्तुओं के प्रकार और मात्रा को प्रभावित करती है। विशिष्ट संस्कृतियों में कला तथा शिल्प के विभिन्न रूप विकसित हुए हैं जिन्हें विश्व भर में सराहा जाता है। उदाहरण स्वरूप चीन द्वारा उत्पादित उत्तम कोटि का पोर्सिलीन, चीनी मिट्टी का बर्तन तथा ब्रोकेड, किम खाब, जरीदार व बूटेदार कपड़ा ईरान के कालीन प्रसिद्ध है, जबकि उत्तरी अफ्रीका का चमड़े का काम और इंडोनेशिया बाइटिक छींट वाला वस्त्र बहुमूल्य हस्तशिल्प है। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ देशों में कुछ विशेष कलाओं ने में महारत हासिल कर ली है, तो उनकी वो चीजें दूसरी जगह उस क्वालिटी में, उस सफाई में, उस गुणवत्ता में नहीं मिलती हैं, इसलिए उनकी वो चीज विशिष्ट रूप से विख्यात हो गई हैं। तो वहां की जनसंख्या के द्वारा हस्तशिल्प की ये तैयार वस्तुएं विश्व बाजार के लिए मुख्य हो जाती हैं। सघन बसाव वाले देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक है, जबकि बाह्य व्यापार कम परिणाम वाला है। आंतरिक व्यापार अधिक होता है जिनमें सघन बसे देश हैं, क्योंकि वहां के लोग आपस में कृषि उत्पादों का या उत्पादनों को, औद्योगिक उत्पादों का अधिकांश भाग स्थानीय बाजार में ही खपत हो जाता है उनका, क्योंकि वहां की जनसंख्या अधिक है। उसके बाद आर्थिक विकास की प्रावस्था। देशों के आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में व्यापार की वस्तुओं का स्वभाव, प्रकार परिवर्तित हो जाता है। कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण देशों में विनिर्माण की वस्तुओं के लिए कृषि उत्पादों का विनिमय किया जाता है, जबकि औद्योगिक राष्ट्र मशीनरी और निर्माण उत्पादों का निर्यात करते हैं तथा खाद्यान्न तथा अन्य कच्चे पदार्थों का उत्पादन करते हैं, आयात करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो राष्ट्र कृषि प्रधान है वो तो कच्चे माल को निर्यात करेंगे और औद्योगिक प्रौद्योगिकी सामान को आयातित करेंगे, और जहां उद्योग विकसित हैं वो कच्चे माल को आयात करेंगे और प्रौद्योगिकी को निर्यात करेंगे, दूसरों तक भेजेंगे। उसके बाद विदेशी निवेश। काफी देशों में आपका संचार साधन, खनिजों को बाहर निकालने के या उनको खनन करने के साधन उपलब्ध नहीं होते, तो विकसित देश जो हैं वहां पर निवेश करते हैं। ये विदेशी निवेश उन विकासशील देशों के विकास को में सहयोग करता है।
उसके बाद परिवहन, पुराने समय में परिवहन के पर्याप्त और समुचित संसाधनों का अभाव स्थानीय क्षेत्रों में व्यापार को प्रतिबंधित करता था। केवल कुछ मूल्यवान वस्तुओं जैसे रेशम, रत्न तथा मसाले की लंबी दूरी तक व्यापार किया। लेकिन आज हमारे पास संचार साधन काफी उपलब्ध है, तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को महत्व मिल रहा। आज के लिए इतना ही बेटा। नेक्स्ट वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्व के बारे में पढ़ेंगे हम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।